कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो। अगर बिना शादी के तुम राणा मेंशन नहीं जाना चाहती हो तो ठीक है, शादी करके मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा और शादी हमारी आज ही होगी। लेकिन अब मैं तुम्हारे मुँह से कोई इनकार नहीं सुनूंगा। मैं तुमसे अब बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। मेरा हक है तुम पर और तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। सृष्टि गुस्से से बोली, कैसा हक है आपका मुझ पर? मैंने कहा ना, मैं आपसे प्यार नहीं करती। प्रलय उसके बेहद करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर उसके चेहरे को उंगलियों से कसकर पकड़ते हुए बोला, लेकिन मैं करता हूँ, तुम करती हो या नहीं ये मैटर ही नहीं करता। सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जब से प्रलय को देख रही थी, जब से उसे होश आया था, तब से ही प्रलय ने उसके साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं की थी। उससे बहुत ही ज़्यादा अदब से पेश आता था, लेकिन अब तो जैसे प्रलय प्रलय था ही नहीं। उसका हाथ जिस तरह से सृष्टि के चेहरे पर था, सृष्टि को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। प्रलय उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सुन रही हो ना तुम, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। सृष्टि के आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। प्रलय ने एक झटके में उसे छोड़ा। उसकी उंगलियों के निशान सृष्टि के चेहरे पर छप गए थे। उसे यूं देखकर अब प्रलय का खुद का दिल कांप उठा। वो जल्दी से सृष्टि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, आई एम सो सॉरी यूनिवर्स, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। प्रलय उससे कुछ बोलता उससे पहले ही सृष्टि अपनी जगह से उठी और सीधा रूम के बाहर चली गई। प्रलय हैरानी से उसके पीछे पीछे आया तो देखा सृष्टि दरवाज़ा खोलकर पेंट हाउस के बाहर की तरफ जा रही थी। वो एकदम हैरान रह गया। वो तुरंत आकर सृष्टि के सामने खड़ा हुआ तो सृष्टि बिना एक्सप्रेशन के बोली, मुझे जाना है यहाँ से, प्लीज़ सर मेरा रास्ता छोड़िए। अब मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना। बेशक से मेरी फैमिली कैसी भी हो, लेकिन अब मैं वापस उनके पास ही जाऊँगी। इतना तो समझ आ गया मुझे कि अगर मेरी फैमिली मुझे कम तकलीफ़ नहीं देती तो बाहर दुनिया भी इतनी अच्छी नहीं है। ये बोलते हुए वो प्रलय की तरफ तंज भरी निगाहों से देख रही थी। प्रलय की गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और बोला, मैंने आज दिन में तुम्हारे साथ जो भी ज़बरदस्ती की उसके लिए आई एम सो सॉरी यूनिवर्स। आइंदा मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम यहाँ पर रह सकती हो और मैं तब तक यहाँ पर नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद मुझे नहीं बुलाओगे। ये बोलकर प्रलय ने दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चला गया। सृष्टि बस उसे जाते देखती रह गई। उसने एक गहरी सांस ली और वहीं पर नीचे ज़मीन से लगकर बैठ गई। एक बार फिर से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। वो अभी भी दवाइयों के नशे में थी। कब यूं ही दीवार से लगे हुए उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 8 बजे सृष्टि अपने रूम में थी। जब से प्रलय गया था तब से वो अपने कमरे में चुपचाप यूं ही बैठी थी, लेकिन अब रात होते देख उसने अपने लिए डिनर बनाने का सोचा। हालांकि उसे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अपने पेट पर अपना हाथ रख अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। वो अपनी जगह से उठी और किचन की तरफ आई। किचन में उसने अपने लिए वेजिटेबल दलिया बनाया और फिर उसे टेबल की तरफ ले गई। टेबल की तरफ देखते हुए उसे प्रलय की याद आने लगी। प्रलय ने उसे जो कुछ कहा था वो सोचकर ही उसका चेहरा मायूस हो गया। वो नम भरी आंखों से प्रलय को याद करते हुए बोली, मुझे नहीं पता सर, आपने मुझे वो सब कुछ क्यों कहा, लेकिन ये सब गलत है। अगर मैंने आपकी तरफ गलत नज़र से भी देखा तो ये सही नहीं होगा। आप मेरे सर हैं और मैं आपकी एम्प्लॉई। उसके अलावा हम दोनों के बीच और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि दुनिया मुझ पर सवाल उठाए, मेरे इस बच्चे पर अपना सवाल उठाए। मुझे बस जल्द से जल्द अपने बच्चे के बाप के बारे में पता लगाना है ताकि उसे मैं सज़ा दिलवा सकूं। मैं शादीशुदा होते हुए कभी भी किसी लड़के के साथ ऐसी घटिया हरकत ही नहीं कर सकती, लेकिन जिसने मेरे साथ ये सब किया है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और फिर सोफे पर बैठकर अपना खाना फिनिश करने लगी। कुछ देर बाद वो थोड़ी देर हाल में टहलने लगी। जब उसे अपने पैरों में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा तो वो वापस अपने रूम में आई और जाकर चुपचाप बेड पर लेट गई।
उसे रोशनी में नींद नहीं आती थी, इसलिए उसने लाइट ऑफ कर दी थी। अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रूम के अंदर आया है। उसने तुरंत साइड टेबल पर रखा हुआ लैंप ऑन किया और बालकनी की तरफ देखने लगी। ठंडी हवा अंदर आई, इसलिए उसने बालकनी का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था। वहाँ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन पर्दे हिल रहे थे। सृष्टि के चेहरे पर हल्का पसीना उभरने लगा। वो बेड से उठी और उसने बालकनी का दरवाज़ा लगा दिया। हालांकि उसने चिटकनी नहीं लगाई, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो वापस बेड पर आई और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लेट गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि बाहर हाल में कुछ शोर हो रहा है। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत लाइट ऑन की और बाहर हाल की तरफ आई तो सामने की तरफ देखते हुए उसकी आंखें हैरत में फैल गईं। सामने दो आदमी खड़े थे जिनके चेहरे पर नकाब था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय, जो अपने फ़ोन से ये सब देख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर भी हल्की परेशानी झलक रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वो बार बार अपनी उंगलियां अपने माथे पर लेकर जाता और अपना माथा सहलाने लगता। सृष्टि उन दो आदमियों की तरफ देखते हुए बोली, आप कौन हैं और आप अंदर कैसे आए? निकल जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं शोर मचाने लगूँ। चले जाइए यहाँ से। ये बोलते हुए सृष्टि ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे अचानक से अपने पेट में दर्द महसूस होने लगा। उन दोनों आदमियों ने एक नज़र सृष्टि की तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ। वो दोनों आदमी सृष्टि की तरफ देखकर हंसने लगे और फिर उनमें से एक बोला, हमें तो लगा इस घर में बहुत सारा माल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। पर अब समझ में आया, असली माल तो तुम हो। ये बोलते हुए उसकी आंखों में बेशर्मी तैर रही थी। मास्क में से भी अभी उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। प्रलय के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। वो कुछ सोचते हुए बोला, तो तीर सीधा निशाने पर लगा है। मुझे पता था तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। सृष्टि के चेहरे पर डर झलकने लगा। उसने अपने कदम पीछे की तरफ लेने शुरू कर दिए। चेहरे पर अपना हाथ रखा और सोचने लगी कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में प्रलय का ख्याल आया। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसने जल्दी से इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन उसका फ़ोन उसके पास था ही नहीं। उसका फ़ोन तो हाल में था जो वो खाना खाते वक्त वहीं पर छोड़ आई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई बोली, प्लीज़ डिस्ट्रॉयर हेल्प मी, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैंने आपके साथ दिन में बहुत बदतमीज़ी की थी, पर मैं क्या करूं? मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन अभी मुझे आपकी ज़रूरत है। पर मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूं? मैं आपसे बात कैसे करूं? मुझे पता है अगर मैं आपको हेल्प के लिए बुलाऊंगी तो आप ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं आपको फ़ोन कैसे करूं फिर? बोलते हुए वो अभी अपने सिर पर अपना हाथ रख के सोच ही रही थी कि पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वो दोनों आदमी अब पीछे बालकनी वाले दरवाजे पर खड़े थे। बालकनी वाला दरवाज़ा उसने खुला ही छोड़ दिया था, तो उन दोनों को अंदर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो दोनों आदमी अब एक बार फिर से अपनी हवस भरी नज़रों से सृष्टि की तरफ देख रहे थे। सृष्टि तुरंत भागकर दूसरे दरवाजे के पास चली गई, लेकिन वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती उससे पहले ही एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रलय इस वक्त जो पेंट हाउस के बाहर ही खड़ा था, गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। वो तुरंत अंदर की तरफ जाने लगा, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को रोका। अब जो हो रहा था वो शायद होना इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि उसके लिए उसे खुद को इस तरह से कंट्रोल करना पड़ रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था और चेहरे की नसें ऊपर तक उभर चुकी थी। हाथ भी एकदम कसे हुए थे। सृष्टि रोते हुए बोली, प्लीज़ मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। ऐसे मेरे साथ ये सब मत कीजिए। यहाँ से चले जाइए, आपको जो लेना है ले लीजिए। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पहनी हुई 2 चूड़ियाँ उस आदमी के आगे बढ़ा दी, तो उस आदमी ने उन दोनों चूड़ियों को अपने हाथों में पकड़ा और फिर सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, ये सब तो ठीक है रानी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमें कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जिसके बाद हमें मज़ा आ जाए, हमें सच में एहसास हो कि हम ज़बरदस्त लुटेरे हैं। ये बोलकर वो ज़ोरों से हंसने लगा। दूसरे वाला भी पहले की तरफ देखते हुए बोला, तू इसका ध्यान रख, मैं बालकनी वाला गेट बंद कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो बाहर कोई हमारी आवाज़ सुन ले।
ये बोलकर वो आदमी तुरंत बालकनी वाले गेट की तरफ बढ़ गया। सृष्टि उसकी तरफ ही देख रही थी। जो आदमी सृष्टि के ऊपर झुककर खड़ा था, उसने सृष्टि के गाल पर अपना हाथ रखा और उसे बड़े ही अजीब तरीके से सहलाने लगा। सृष्टि घिन्न भरी नज़रों से उसे देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने उस आदमी को जोर से धक्का दिया और तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ निकल गई। जाते जाते उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया तो उस आदमी की ज़ोर से चीख निकल गई, क्योंकि दरवाज़ा वापस खोलने के लिए उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा हुआ था। सृष्टि ने उसके हाथ की तरफ देखा जो दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था और उस पर खून की बूंदें निकलने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा नहीं छोड़ा और अपना जोर लगाती रही। लेकिन आखिर उसके नाजुक से हाथ हार मान गए। उसने जल्दी से उस दरवाजे को छोड़ा और सामने मेन दरवाजे की तरफ भाग गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर दरवाजे पर खड़ा एक शख्स भी अंदर की तरफ आया और सृष्टि सीधा उस शख्स के सीने से जाकर लिपट गई। उसका दिल जोरों से धक धक किए जा रहा था। वो अचानक से थम गया और उसने उस शख्स की पीठ पर अपने हाथ और भी ज़्यादा कस दिए। वो शख्स कोई और नहीं, प्रलय था, जो कब से बाहर ही खड़ा था, बस वेट कर रहा था सृष्टि के इस दरवाजे तक आने की। प्रलय ने भी सृष्टि को कसकर अपनी बाहों में समेट लिया और अपनी गुस्से भरी नज़रों से उन दोनों आदमियों की तरफ देख रहा था जो रूम से बाहर निकलकर हॉल की तरफ आ गए थे। उन्होंने भी जैसे प्रलय की तरफ देखा, उनकी आंखें बड़ी हो गई और कदम अपनी जगह पर रुक गए। प्रलय ने सृष्टि को अपनी बाहों में समेटे हुए कहा, तुम ठीक हो ना यूनिवर्स? सृष्टि रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है डिस्ट्रॉयर, प्लीज़ मुझे बचाओ। ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं। इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बोली। प्लीज़ मुझे बचा लो डिस्ट्रॉयर, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये बोलते हुए उसने प्रलय के शर्ट को मुट्ठियों में कस लिया था। प्रलय सृष्टि की पीठ पर अपने हाथ का हल्का सा दबाव बनाते हुए उन आदमियों की तरफ देखकर बोला, डोंट वरी यूनिवर्स, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बहुत इंटेंस एक्सप्रेशन थे। तभी कुछ अजीब सी आवाज़ आई तो सृष्टि ने तुरंत पलट कर देखा। उस आदमी ने अपनी जेब में रखा हुआ चाकू खोला था, जिसकी आवाज़ सृष्टि के कानों में आई थी। उसके हाथों में चाकू देखकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। सृष्टि अपने कदम पीछे की तरफ लेना चाहती थी, लेकिन प्रलय पीछे नहीं हटा, तो वो कैसे हट सकती थी? वो प्रलय के बिल्कुल आगे जो खड़ी थी। प्रलय ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे सोफे पर लेकर आया। वो दोनों आदमी प्रलय की तरफ ही देख रहे थे। उसकी तरफ देखते हुए बोले, लगता है इस लड़की से प्यार वाला सीन चल रहा है तेरा, लेकिन हमें ऐसे सीन में कोई इंटरेस्ट नहीं जो हमारे काम में रुकावट दे। ये बोलकर वो तुरंत प्रलय की तरफ बढ़ा और अपने हाथ से प्रलय के पेट में वो चाकू घुसाने लगा, लेकिन अगले ही पल प्रलय ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसे हल्का सा घुमाया तो उस आदमी की चाकू पर पकड़ ढीली होने लगी। अगले ही पल प्रलय ने उसके हाथों से वो चाकू लिया और उसके हाथ की तरफ देखने लगा। उस हाथ में पहले ही खून बह रहा था। वो वही आदमी था जिसने 2 बार सृष्टि को हाथ लगाया था। एक बार सृष्टि को अपनी तरफ खींचा था और दूसरी बार उसके गाल को सहलाया था। वो पल याद करते हुए प्रलय के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक्सप्रेशन थे। अगले ही पल उसने ज़ोर से उस आदमी को धक्का दिया तो वो आदमी सीधा दीवार पर जाकर लगा। दूसरा आदमी प्रलय और उसके साथी की तरफ देखता ही रह गया। वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो प्रलय और उसके साथी के करीब आया, अचानक से खून के छींटे उसके चेहरे पर आकर लगे और पहले वाले आदमी का हाथ उसकी कलाई से कटकर नीचे ज़मीन पर गिरा। सृष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई और अगले ही पल वो सोफे पर बेहोश होकर गिर गई। वो आदमी दर्द से चीख पड़ा और उसकी चीख ना जाने कहाँ तक गूंजी होगी। वो पूरी तरह दर्द से तड़प रहा था और जो आदमी प्रलय को मारने के लिए और अपने साथी को बचाने के लिए आगे की तरफ आया था, वो भी डर से कांपने लगा। प्रलय उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम दोनों को ऑप्शन देने का, तो आज मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, तुम्हें जिसने यहाँ पर भेजा है उसका नाम बताना। ऑप्शन नंबर 2, अपनी जान अपने हाथों से लेना। ये बोलते हुए प्रलय के चेहरे पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन थे। प्रलय के ऑप्शन सुनकर उन दोनों आदमियों के होश उड़ चुके थे।
वो ना ही अपने बॉस का नाम ले सकते थे और ना ही प्रलय के कहने पर अपने हाथों से अपनी जान दे सकते थे। अपनी जान तो उन्हें सबसे ज़्यादा कीमती थी, लेकिन अगर वो अपने बॉस का नाम बता देते तो उनका बॉस उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। प्रलय ने उन दोनों के नकाब भी हटा दिए थे। वो आदमी जो दर्द से तड़पते हुए नीचे ज़मीन पर पड़ा था, वो तो कुछ बोलने लायक ही नहीं था। उसका हाथ कट कर साइड में गिरा हुआ था और दूसरा भी डर से कांपते हुए बोला, हम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमने तुम्हें अपने बॉस का नाम बता दिया तो हमारा बॉस हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हें उसका नाम नहीं बताएंगे, तुम बेशक से हमारी जान ले लो। प्रलय हंसा और बोला, तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए या फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूँगा। तुम जैसे लोगों के गंदे खून से मैं अपने हाथ गंदे नहीं करता। तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक्सक्लूसिव सर्विस है। ये बोलते हुए उसने अपने फ़ोन में एक मैसेज किया तो तुरंत पेंट हाउस का गेट खुला और प्रलय के आदमी अंदर आए। प्रलय ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ले जाओ इन्हें और इनकी ज़रा अच्छे से खातिरदारी करना। तब तक मैं ज़रा इनके बॉस से मिलकर आता हूँ। उनकी बात सुनकर उन दोनों आदमियों की आंखें बड़ी हो गई। एक आदमी तुरंत बोला, तुम्हें कैसे पता हमारा बॉस कौन है? प्रलय हंसा और बोला, तुम दोनों की घटिया शक्ल और घटिया हरकतें देख के ही तुम्हारे बॉस के बारे में सब कुछ पता लगा लिया मैंने। तुम्हें तो सिर्फ ऑप्शन दिया था ताकि अपनी जान बचा सकूं, लेकिन तुम्हें जब अपनी जान प्यारी ही नहीं तो मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। ले जाओ इन्हें। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों आदमियों को इशारा किया तो 3-4 आदमी तुरंत उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। प्रलय सृष्टि की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक से वो आदमी जो नीचे दर्द से तड़प रहा था, वो तुरंत बोला, अमय। अमय राणा है वो जिसने हमें यहाँ पर भेजा है। उसके मुंह से अमय का नाम सुनकर प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने कहा, अब टाइम आउट हो गया है। उसके आदमियों ने उन दोनों के चेहरे पर पट्टी बांध दी और उन्हें घसीटते हुए वहाँ से ले गए। उनके जाने के बाद प्रलय ने दरवाज़ा बंद किया और सृष्टि के पास आया। उसने सृष्टि को अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर बेडरूम में ले गया। बेडरूम में ले जाकर उसने सृष्टि के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें डाली तो सृष्टि ने एकदम हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रलय को देखने लगी। प्रलय उससे काफ़ी दूरी पर खड़ा था। वो नहीं चाहता था कि अब वो सृष्टि के पास जाए, क्योंकि अब वो जानता था कि सृष्टि उसके पास आएगी और ऐसा ही हुआ। सृष्टि तुरंत बेड से उठी और भागती हुई प्रलय के पास आई और उसके सीने से सिमट गई। प्रलय ने उसकी पीठ पर अपने हाथ नहीं रखा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से सृष्टि का चेहरा अपने सीने पर महसूस कर रहा था। प्रलय का चेहरा सृष्टि के चेहरे पर हल्का झुका हुआ था और जैसे वो उसके बालों की खुशबू अपने अंदर समेट रहा था। सृष्टि उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली, आई एम सो सॉरी डिस्ट्रॉयर, जो मैंने आपके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की। मैंने आपको इस तरह से जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है, जब वो दोनों आदमी मुझ पर अटैक कर रहे थे, मुझे गंदी नज़रों से देख रहे थे, मुझे छू रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे उन आदमियों से बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। प्रलय ने अभी भी उसकी कमर पर अपना हाथ नहीं रखा, लेकिन सृष्टि के हाथ लगातार उसकी पीठ पर कसते जा रहे थे। प्रलय थोड़ी मायूसी भरी आवाज़ में बोला, शायद तुम मुझे गलत समझोगी यूनिवर्स, इसलिए ही तुम्हें मैं राणा मेंशन लेकर जाना चाहता था, क्योंकि मैं भी जानता हूँ मेरा यहाँ पर रहना बहुत गलत होगा। हाँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम पर उंगलियाँ उठाएं, इसलिए बिना किसी रिश्ते के यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। मैं तो तुम्हें एक रिश्ते का नाम देकर राणा मेंशन लेकर जाना चाहता था। अगर तुम्हें वो भी मंजूर नहीं तो तुम यूं भी मेरे साथ राणा मेंशन चल सकती हो, ताकि तुम कम से कम सेफ तो रहो। मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था यूनिवर्स, लेकिन तुमने मुझे ही गलत समझा। अभी वो बोल ही रहा था कि सृष्टि तुरंत उससे अलग हुई और अपने कान पकड़ कर बोली, आई एम सो सॉरी डिस्ट्रॉयर, आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। मैंने आप पर शक किया, मैं सच में बहुत ज़्यादा पागल हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं पागल आपकी ही बात नहीं मान रही थी। लेकिन अब मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं आपके साथ राणा मेंशन चलने के लिए तैयार हूँ। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से अपने हाथ प्रलय के पीठ पर कस दिए थे।
वो प्रलय के सीने से लगकर खड़ी थी और इस बार प्रलय ने उसकी पीठ पर अपने हाथ बिल्कुल हल्के से रख दिए। वो बड़े प्यार से बोला, आई एम सो सॉरी यूनिवर्स जो तुम्हें ये सब देखना पड़ा, लेकिन आइंदा तुम्हें ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी का हाथ तो दूर, किसी की नज़र भी ये प्रलय राणा तुम पर नहीं आने देगा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ सृष्टि की पीठ पर और भी ज़्यादा कस दिए। अब सृष्टि को होश आया कि वो इतने वक्त से किस तरह प्रलय के सीने से लगकर खड़ी थी, तो वो हल्का सा प्रलय से अलग होने लगी, लेकिन प्रलय ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। सृष्टि चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पाई। प्रलय उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया और उसे अच्छे से बेड पर लिटा दिया। उसके बालों को वो सहलाते हुए बोला, अब थोड़ी देर के लिए तुम सो जाओ, कल सुबह उठते ही हम राणा मेंशन जाएंगे। उतनी देर प्लीज़ रेस्ट कर लो, तुम्हारा रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे पर गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में गहरी नींद में वो सो चुकी थी, लेकिन प्रलय की आंखें बस लगातार उसके चेहरे पर बनी हुई थी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला, कल तुम मेरे साथ राणा मेंशन चलोगी और बहुत जल्दी तुम मेरी बीबी भी बनोगी। अब चाहे इस प्रलय राणा को कुछ भी क्यों ना करना पड़े, गलत सही कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन तुम्हें तो मैं अपना बनाकर ही रहूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एकदम डेविल एक्सप्रेशन थे। वो यूं ही सृष्टि के पास उसकी बगल में बैठा रहा और सुबह की तकरीबन 8 बजे उसने सृष्टि को आवाज़ लगाई। गुड मॉर्निंग यूनिवर्स। उसकी आवाज़ सुनकर सृष्टि ने अपनी आंखें खोली तो वो थोड़ा हैरान हुई। प्रलय अभी भी बिल्कुल वैसे ही बैठा था जैसे रात को उसे सुलाते वक्त बैठा हुआ था। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी तो उसे यूं हड़बड़ाकर उठते देख प्रलय तुरंत बोला, ऐसे नहीं उठते हैं यूनिवर्स, थोड़ा आराम से। इस तरह अचानक से उठना बच्चे के लिए सही नहीं होता है। सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आई एम सॉरी, आइंदा मैं ध्यान रखूँगी। आप क्या कल रात यहीं पर थे? आई मीन आप थोड़ी देर के लिए भी सोए नहीं क्या? प्रलय मुस्कुराया और बोला, क्यों, मैं तुम्हें उल्लू नज़र आता हूँ क्या जो मैं रात को सोऊंगा नहीं? ऑफ कोर्स मैं सोया था, बस अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे पास आकर बैठा हूँ। सृष्टि उसकी बात सुनकर हंसने लगी। प्रलय अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अब तुम जल्दी से जाकर शावर ले लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और उसके बाद हम राणा मेंशन चलते हैं। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद प्रलय और सृष्टि दोनों गाड़ी में थे और उनकी गाड़ी राणा मेंशन की तरफ जा रही थी। सृष्टि के चेहरे पर हल्का सा डर और नर्वसनेस नज़र आ रही थी। उसे नहीं पता था प्रलय की फैमिली में कौन कौन है। जब वो ठीक थी और उसकी याददाश्त नहीं गई थी तब वो ईरा से मिली थी, लेकिन अब उसे ईरा के बारे में भी कुछ याद नहीं था। प्रलय की गाड़ी राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर अंदर हाल में इधर उधर टहल रही कुसुम जी के चेहरे पर राहत भरे एक्सप्रेशन आ गए, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी झलक रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रलय ना ढंग से घर पर आ रहा था और ना ही उसने फ़ोन पर ढंग से बात कर रहा था। प्रलय गाड़ी से बाहर निकला और तुरंत सृष्टि की तरफ आया। सृष्टि के चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब नर्वसनेस दिखाई दे रही थी, तो प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ यूनिवर्स, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रही हो? सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं कहीं और नहीं रह सकती डिस्ट्रॉयर? आई मीन आपकी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी, उन्हें कैसा लगेगा? कहीं वो आपसे नाराज़ हुए? अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसे अचानक से अपनी गोद में उठा लिया। सृष्टि एकदम हैरान रह गई। प्रलय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ पर प्रलय राणा होता है ना, वहाँ पर ना और किसी की बात होती है और ना ही और किसी का फैसला होता है। कोई सवाल नहीं होता और कोई जवाब नहीं होता। उसकी बात सुनकर अब सृष्टि कुछ कह ही नहीं पाई। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई, जहाँ पर कुसुम जी खड़ी उन दोनों को हैरानी से देख रही थी। कुसुम जी इतना तो जानती ही थी कि प्रलय किसी लड़की से प्यार करता है, तो उसे यूं अपनी गोद में उठाते देख कुसुम जी समझ चुकी थी कि ये वही लड़की है जिसके बारे में प्रलय अक्सर जिक्र किया करता है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। उन्होंने तुरंत अपने साथ खड़ी सर्वेंट को कहा, जाओ जाकर जल्दी से आरती की थाल लेकर आओ। वो सर्वेंट हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। कुसुम जी जल्दी से बोली, जाओ जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। उनकी बात सुनकर वो सर्वेंट तुरंत वहाँ से अंदर किचन की तरफ भाग गई।
प्रलय सृष्टि को दरवाजे पर लेकर खड़ा हुआ। कुसुम जी उसे रोकते हुए बोली, यहीं पर खड़े रहना, अंदर मत आना। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नज़र उस सर्वेंट पर गई जो अपने हाथों में आरती की थाल लेकर आ रही थी। वो सब देखकर प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपनी मॉम की समझदारी पर उसे फिलहाल प्राउड फील हो रहा था। उसी वक्त सीढ़ियों से उतरती हुई नताशा की नज़र प्रलय और सृष्टि पर गई और उन दोनों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सृष्टि को सीधा राणा मेंशन आते देख उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली थी। तभी ईरा भी वहां पर आई और उसके एक्सप्रेशन देखकर बोली, क्या हुआ, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? ये बोलते हुए उसने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही कुसुम जी प्रलय और सृष्टि की आरती कर साइड हटी उसकी भी आंखें चौड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, व्हाट द हेल। नताशा ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोली, अगर तुमने अपना काम ढंग से किया होता तो ये कभी नहीं होता। ईरा का चेहरा भी गुस्से से कांप रहा था। तभी उसके चेहरे पर अचानक ही डर झलकने लगा। वो नताशा की तरफ देखते हुए बोली, अगर इस लड़की ने मुझे पहचान लिया और प्रलय को सब कुछ सच बता दिया तो हम दोनों की जान ले लेगा प्रलय। हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि ये हमारा सच प्रलय को बताए। हमें कुछ न कुछ करना होगा नताशा। ये बोलते हुए वो नताशा का कंधा पकड़कर उसे हिला रही थी और नताशा की नज़रें अभी भी सृष्टि पर बनी हुई थी। अब उसने अपनी सर्द नज़रों से ईरा की तरफ देखा और बोली, डोंट वरी, इससे पहले कि ये अपना मुंह भाइयों के सामने खोले, मैंने इसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना है। मुझे मेरे भाइयों सबसे प्यारे हैं और अगर मेरे भाइयों और मेरे बीच कोई भी आया तो मैं उसकी जान भी ले सकती हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन थे। अंदर लाने के बाद प्रलय ने सृष्टि को उसके पैरों पर उतारा तो सृष्टि अपने आसपास अपनी नज़रें घुमाने लगी। ईरा और नताशा तुरंत ऊपर की तरफ चली गई थी। वो ऊपर रेलिंग से लग कर खड़ी सृष्टि को देख रही थी। कुसुम जी ने सृष्टि के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, बड़ी ही प्यारी बच्ची हो, नाम क्या है तुम्हारा? सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे कुछ को तो याद नहीं है, लेकिन जब से होश आया है तब से सब सृष्टि बुला रहे हैं और डिस्ट्रॉयर यूनिवर्स कहकर बुलाते हैं। तो आप देख लीजिए आपको मुझे किस नाम से बुलाना है। उसकी बात सुनकर कुसुम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं प्रलय भी प्यार से सृष्टि की तरफ देख रहा था, लेकिन नताशा और हीरा दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी। कुसुम जी समझ रही थी कि ज़रूर सृष्टि के साथ कुछ हुआ है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अकेले में प्रलय से बात करने वाली थी। उन्होंने एक सर्वेंट को इशारा किया और फिर सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, तुम इसके साथ जाओ, जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से चली गई। उनके जाते ही कुसुम जी प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, सृष्टि की याददाश्त चली गई, मतलब उसके सिर पर बैंडेज भी लगी हुई है, क्या इसके साथ कोई हादसा हुआ? प्रलय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ, उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई है। उसे अपनी पिछली लाइफ का कुछ याद नहीं और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ याद भी आए। कुसुम जी हैरानी से बोली, क्यों तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि उसे कुछ याद ना आए? प्रलय ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप वहाँ से चला गया। वो कुसुम जी बस उसकी तरफ देखती ही रह गईं। वहीं प्रलय की बात सुनकर नताशा और ईरा दोनों के चेहरे पर शाती मुस्कुराहट तैर गई। प्रलय सृष्टि के पास आया और बोला, ये सब मैंने किया है। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय ने सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें पसंद आया? सृष्टि सिर्फ हल्का सा मुस्कुराई और प्रलय से अलग होकर बोली, काफ़ी अच्छा है। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद लंच के लिए नीचे आना, तब तक मुझे भी थोड़ा ज़रूरी काम है तो मैं वो निपटा लूँ। सृष्टि तुरंत बोली, आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूं? प्रलय जल्दी से बोला, बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम ऑफिस नहीं जाने वाली हो, अभी तुम्हें थोड़े दिन घर पर ही रेस्ट करना है। खबरदार, जो तुमने दोबारा ऑफिस का नाम भी लिया तो। सृष्टि ने मायूस सा चेहरा बनाया। प्रलय उसके पास आया और बोला, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, अभी कुछ दिन तुम्हें ऑफिस नहीं आना चाहिए। अभी प्रेगनेंसी का 1 मंथ भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज़, मैं नहीं चाहता हमारी बेबी। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गया और सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्रलय तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोला,
तुम्हें बताया ना मैंने कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो बस इस बच्चे को भी अपनाना चाहता हूँ। सृष्टि ने अपना चेहरा झुका लिया और बोली, मुझे रेस्ट करना है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बेड की तरफ चली गई और प्रलय कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसके पास आकर उसके सर को सहलाकर बोला, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, वैसे 2-3 घंटे में वापस आ जाऊँगा मैं। ये बोलकर वो सृष्टि के चेहरे पर झुका और बड़े ही प्यार से उसने सृष्टि के सर को चूम लिया। तो सृष्टि ने अपनी आंखें और भी ज़्यादा कसकर बंद कर ली। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गई थी। प्रलय उससे अलग हुआ और रूम से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही सृष्टि ने तुरंत करवट ली और उठकर बैठ गई। वो दरवाजे की तरफ देखने लगी और उसके दिमाग में प्रलय का ख्याल चलने लगा था। प्रलय जिस तरह से उसका ख्याल रख रहा था और जिस तरह से उसके साथ प्यार भरी बातें करता था, वो सब याद करते हुए उसके दिल में हलचल सी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय सृष्टि के रूम से जैसे ही बाहर आया, उसकी नज़र वहीं काम कर रहे सर्वेंट पर गई जो थोड़ा सामान शिफ्ट कर रहे थे। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुमसे जो काम कहा था वो हो गया? मेरा सारा सामान साथ वाले रूम में शिफ्ट हो गया? वो सर्वेंट तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ सर, ऑलमोस्ट डन हो गया, थोड़ा बहुत रह गया है, आधे घंटे के करीब वो भी हो जाएगा। प्रलय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, थोड़ा जल्दी, मुझे मेरा सारा सामान इस रूम के साथ वाले रूम में चाहिए। ये बोलते हुए वो सृष्टि के रूम की तरफ देख रहा था और फिर उसने एक नज़र उसके साथ वाले रूम पर डाली जो अब से प्रलय का रूम होने वाला था। प्रलय नीचे की तरफ आया तो कुसुम जी उसे रोकते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात करनी है प्रलय। उनकी बात सुनकर प्रलय के कदम रुक गए। कुसुम जी प्रलय के बिल्कुल करीब आई और बोली, तुमने अपना रूम चेंज कर लिया? अपना रूम छोड़कर तुमने सृष्टि के साथ वाला रूम? प्रलय मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं उसी रूम में रहना चाहता हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुसुम जी बोली, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना और मुझे कम से कम सृष्टि के बारे में कुछ बताओ तो सही। उसका परिवार कहाँ है? हमें शादी की बात करनी होगी ना, वो यूँ हमारे घर में रह रही है तो। प्रलय उनकी बात बीच में काट कर बोला, उसकी फैमिली नहीं है, मेरे अलावा उसका दुनिया में कोई भी नहीं है और वो प्रेग्नेंट है। सृष्टि के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर कुसुम जी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, क्या सृष्टि प्रेग्नेंट है? प्रलय ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, इस बच्चे का बाप मैं हूँ। कुसुम जी ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था जो प्रलय बोल रहा है। प्रलय ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखे और बोला, बाकी सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मुझे किसी का हिसाब करने जाना है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा झलक रहा था। कुसुम जी तुरंत बोली कि किसके हिसाब की बात कर रहे हो तुम? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है प्रलय? ये सब क्या किए जा रहे हो तुम? सृष्टि प्रेग्नेंट है, तुम जानते भी हो ये क्या हरकत की है तुमने। अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है और ये सब। प्रलय जल्दी से बोला, क्या मतलब शादी नहीं हुई? प्यार करता हूँ मैं उससे और वो मुझसे, इतना काफ़ी है। शादी जैसी चीज़ों को मैं नहीं मानता और अभी फ़िलहाल हम दोनों की शादी होगी भी नहीं। सृष्टि इस शादी के लिए तैयार नहीं है। अब कुसुम जी को एक और झटका मिला। सृष्टि शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो प्रलय के होने वाले बच्चे की माँ है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रलय जाते जाते अचानक से रुका और बोला, हाँ, सृष्टि को नहीं पता कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ, तो प्लीज़ आप उसके सामने कोई बात मत कीजिएगा। आपको सिर्फ इसलिए बताया था कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखें, और हाँ, सिर्फ उसका ख्याल रखना है, उसके साथ इधर उधर की बातें नहीं करनी। ये बोलते हुए प्रलय का लहजा काफ़ी सर्द था और ये चीज़ देखकर कुसुम जी की हैरानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आज तक प्रलय ने कभी इस लहजे में अपनी माँ से बात नहीं की थी। प्रलय की गाड़ी राणा मेंशन से निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा और ईरा जो वहीं पर खड़ी थी, वो तुरंत एक दूसरे की तरफ देखने लगी। प्रलय अपनी गाड़ी में था, तब उसके पास उसके आदमी का फ़ोन आया। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से उसके आदमी की आवाज़ आई, बॉस, वो मानव। प्रलय ने हैरानी से पूछा, क्या मानव? क्या हुआ उसे? मर गया क्या? इतनी आसानी से मरना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर मर भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सामने से उसके आदमी ने तुरंत कहा, नहीं सर, वो मरा नहीं बल्कि भाग गया। प्रलय की आंखें हैरत से फैल गई। वो गुस्से से बोला, क्या मतलब वो भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? उसका आदमी डर से कांपते हुए बोला, पता नहीं सर, शायद किसी ने उसकी भागने में मदद की है।
लेकिन अभी तक उस आदमी के बारे में पता नहीं चला। मैं जल्द से जल्द मानव को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। रहने दो तुम, वो भाग कर कहाँ गया होगा ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका आदमी हैरानी से बोला। कहाँ पर? लेकिन उसे जवाब देने की बजाय प्रलय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और गाड़ी मैथिली मेंशन की तरफ बढ़ा दी थी। कुछ देर बाद मैथिली मेंशन। योगेंद्र जी हाल में इधर उधर टहल रहे थे और सामने ही सोफे पर मैथिली जी बैठी थी। तभी प्रलय अंदर आया। उसे अंदर की तरफ आते हुए देख उन दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। वहीं नताशा इस वक्त किचन में थी और उसने सृष्टि के लिए स्पेशल कॉफ़ी बनवाई थी। एक सर्वेंट उसके पास आई और बोली, मैं बड़ी मालकिन को कॉफ़ी दे आई, अब मैं सृष्टि मेम साहब को कॉफ़ी दे आऊँ? नताशा ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाया और उस ट्रे पर से अपना हाथ हटा लिया जिसमें कॉफ़ी का कप रखा हुआ था। और नताशा के चेहरे पर इस वक्त खतरनाक एक्सप्रेशन थे। मैथिली मेंशन। प्रलय को मैथिली मेंशन में देखकर योगेंद्र और मैथिली जी दोनों की आंखें हैरत में फैल गई थी। प्रलय एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए योगेंद्र जी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तबीयत कैसी है आपकी? योगेंद्र जी व्यंग से मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हें मेरी तबीयत की कैसी फिक्र हो गई? आज तुम्हें कैसे याद आ गया कि तुम्हारा कोई बाप भी है? क्या बात, आज अपने बाप पर इतना प्यार कैसे आ रहा है? प्रलय हंसा और बोला, आपको गलतफहमी हो गई है। आपसे किसने कह दिया कि मुझे आप पर प्यार आ रहा है? मैं तो आपकी तबीयत इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं मैं जो कहने वाला हूँ या जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद आपको कोई अटैक ना आ जाए। थोड़ा ख्याल रखिएगा अपना। ये बोलकर उसने मैथिली जी की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। वो तुरंत आगे की तरफ आई और बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ पर अंदर किसने आने दिया? प्रलय मैथिली जी की तरफ देखते हुए बोला, तो आप मुझे रोकेंगी? इतनी औकात आपकी है क्या? योगेंद्र जी गुस्से से चिल्लाए, प्रलय! प्रलय ने तिरछी नज़रों से उन्हें देखते हुए बोला, आवाज़ थोड़ा नीचे। प्रलय राणा को ऊंची आवाज़, वो भी नीची औकात वालों लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। आपका बेटा कहाँ है? या फिर यूँ कहूँ कि आपका नाजायज़ बेटा कहाँ है? मैथिली जी गुस्से से कांपते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत कहा तो मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। मैथिली जी की बात सुनकर प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, और हाँ, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी जान ले लेंगी और मैं आपकी आरती उतारूँगा। सॉरी, पर इनकी तरह अंधा नहीं हूँ मैं, और इनकी तरह मेरे हाथ भी बंधे हुए नहीं हैं। ये बोलते हुए उसने तिरछी नज़रों से योगेंद्र जी की तरफ देखा। योगेंद्र जी भी और ज़्यादा गुस्से से कांपने लगे। तभी अमय सीढ़ियों से उतरते हुए वहाँ पर आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? ये बोलते हुए वो प्रलय के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। योगेंद्र जी और मैथिली जी दोनों प्रलय और अमय की तरफ देख रहे थे जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को घूर रहे थे। प्रलय ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ जवाब दिए बिना रह नहीं पाए। एक जोरदार पंच जैसे ही अमय के चेहरे पर लगा। अमय की दर्द से आह निकल गई और योगेंद्र जी और मैथिली जी दोनों अमय की तरफ बढ़ गए। अमय के चेहरे पर एकदम नीला निशान पड़ चुका था और होठों के किनारे फट गए थे। प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, तुम तो बड़े कमज़ोर निकले। अभी वो बोल ही रहा था कि योगेंद्र जी से अपना हाथ छुड़ाकर अमय तुरंत प्रलय की तरफ बढ़ा और उसके गिरेबान को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मेरे ही घर में आकर मेरे ही सामने जुबान चलाने की, और मुझ पर हाथ चलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये बोलते हुए उसने एक पंच प्रलय के चेहरे पर जड़ना चाहा, लेकिन प्रलय ने उसका हाथ रोक लिया। वो गुस्से से अमय को देख रहा था। अमय का चेहरा भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन प्रलय का चेहरा अब एकदम शांत था। योगेंद्र जी और मैथिली जी दोनों तुरंत प्रलय और अमय की तरफ बढ़े। योगेंद्र जी चिल्लाते हुए बोले, ये सब क्या है? प्रलय छोड़ो तुम। अगर तुमने अमय के साथ इस तरह से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। प्रलय को खींचते हुए मैथिली जी भी जोर से चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? यही तो संस्कार दिए है तुम्हारी बेशर्म माँ ने। प्रलय उन दोनों की बात सुनकर भी नहीं सुन रहा था। उसके हाथ पूरी तरह से अमय पर कसे हुए थे। अमय ने सृष्टि के बारे में जो कुछ कहा था उसे सुनकर उसका दिमाग लगभग से फट चुका था। उसने अमय को दीवार से लगाया, लगातार अमय के मुंह पर मुक्के मार रहा था और अमय का मुंह अब बुरी तरह से फट चुका था। उसके मुंह से खून बह रहा था।
प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई सृष्टि के बारे में बकवास करने की? तूने पहले अपने गुंडों को भेजकर उस पर अटैक करवाया और अब मेरे सामने ही मेरी यूनिवर्स के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए उसने जोर से उसके गिरेबान को पकड़कर खींचा और उसे नीचे धक्का दे दिया। अमय ने तुरंत वहां से उठना चाहा, लेकिन प्रलय एक बार फिर से उस पर हावी हो गया। वो नीचे की तरफ झुककर एक बार फिर से उसको मारने लगा था। मैथिली जी गुस्से से कांप रही थी। तभी उन्हें सामने रखा हुआ एक वाश नजर आया। उन्होंने तुरंत उस वाश को उठाया और प्रलय के सिर पर दे मारा। प्रलय के सिर पर जैसे ही वो वाश लगा, वो सारा वाश टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन प्रलय को कोई असर नहीं हुआ। वो अमय की तरफ देखते हुए बोला, ये तो मुझे बाहर नहीं मिला, वरना बाहर मेरे पंच की जगह पर कुछ और होता और तेरा सिर्फ होठों के किनारे से खून नहीं बहता। अब तक तो खुद पूरा का पूरा बह जाता। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई सृष्टि पर अटैक करने की? सृष्टि का जिक्र सुनकर योगेंद्र जी और मैथिली जी दोनों के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। वहीं अमय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। प्रलय गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुझे क्या लगा तू कुछ करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? अमय हंसने लगा। उसने प्रलय का गिरेबान छोड़ दिया और बोला, मैं तो तुझे बेवकूफ़ समझता था जो तू ऐसी लड़की के जाल में फंस गया जिसके ना जाने कितने ही आशिक हैं, जो ना जाने कितने ही लड़कों के बिस्तर गर्म कर चुकी है। लेकिन तू तो काफ़ी समझदार। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय तुरंत उसकी तरफ आया और अमय उसके गिरेबान को पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। पीछे टेबल से अमय का पैर लगा और वाश नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अमय अपनी हिम्मत हार गया था। प्रलय ने अब उसे गिरेबान से छोड़ा और तुरंत ऊपर की तरफ उठाकर जोर से उसके पेट पर अपनी लात दे मारी। अमय वहीं नीचे जमीन पर गिर गया। योगेंद्र जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं प्रलय। आज तुमने मेरे बेटे पर मेरे ही सामने हाथ उठाया है। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा चुकानी होगी। तुम बहुत पछताओगे। प्रलय तुरंत उनके पास आया और उन्हें गिरेबान से पकड़कर बोला, पछताओगे तो आप लोग संभाल लीजिए अपने इस नाजायज़ बेटे को। कहीं ऐसा ना हो आपका जायज़ बेटा आपका हिसाब भी आपके इस नाजायज़ बेटे से पूरा कर दे। मैथिली जी दांत पीसते हुए बोली, नाजायज़ नहीं है वो, मेरी और योगेंद्र जी की शादी हुई है, बीबी हूँ मैं उनकी। प्रलय योगेंद्र जी की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराया और बोला, इसे शादी नहीं, इसे कुछ और ही कहते हैं। जो कहते हैं अगर वो कह दिया तो लोग कहेंगे बेटे ने बाप को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बोलकर उसने योगेंद्र जी का गिरेबान छोड़ दिया। प्रलय ने एक नज़र नीचे गिरे हुए अमय की तरफ देखा जो एकदम निढाल पड़ चुका था। वो अपनी गहरी आंखों से प्रलय की तरफ देख रहा था। अब प्रलय ने मैथिली जी की तरफ देखा और फिर उनके पास आकर बोला, खुद को बीबी कहते हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैथिली जी की आंखें बड़ी हो गई। प्रलय अब थोड़ा सा आगे की तरफ हुआ और उन तीनों की तरफ देखते हुए बोला, आइंदा अगर तुम तीनों में से किसी ने भी राणा मेंशन या फिर राणा मेंशन के परिवार वालों की तरफ नज़र उठाकर भी देखा ना तो आंखें बाहर निकाल लूँगा। इतना कहकर वो अब अमय की तरफ आया और बोला, खास कर तेरी अगर सृष्टि की तरफ अपनी घटिया नज़र भी डाली ना तो सिर्फ आंखें ही नहीं जिस्म से जान भी निकाल लूँगा मैं। आज तो सिर्फ तुझे ट्रेलर दिखाया है, पूरी मूवी देखने लायक तू बचेगा नहीं। ये बोलकर उसने एक लात अमय के पेट पर और मारी। अमय की दर्द से चीख निकल गई और मुंह से खून फुब्बारे की तरह निकल गया। प्रलय गुस्से से कांपता हुआ वहां से चला गया और योगेंद्र जी और मैथिली जी तुरंत अमय की तरफ आए। उन्होंने अमय को संभालना शुरू किया। अमय की हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी, लेकिन अभी भी वो जाते हुए प्रलय को देख रहा था। वो अपनी जगह पर से उठकर बैठा और जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर मैथिली जी हैरान थी। अमय अपने होठों से खून साफ करते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने प्रलय राणा। अब तक तो मैं सिर्फ उस लड़की को तुझसे दूर करना चाहता था, तुझे हराना चाहता था, लेकिन अब तो और भी बहुत कुछ होगा। ये बोलकर उसने तुरंत मैथिली जी और योगेंद्र जी का हाथ खुद से दूर किया और अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन सृष्टि अपने रूम में थी और तभी एक सर्वेंट उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई। कॉफ़ी देखकर सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई। वो सर्वेंट उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप ये कॉफ़ी ख़त्म कर लीजिएगा और अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। सृष्टि ने अपना सर हाँ में हिलाया।
वो सर्वेंट तुरंत वहाँ से चली गई। सृष्टि ने वो कॉफ़ी का कप अपने होठों से लगाया और कॉफ़ी पीने लगी। तभी राणा मेंशन के बाहर पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी और प्रलय तुरंत अंदर की तरफ आया। उसके कपड़ों पर खून के छींटे लगे हुए थे और चेहरा पूरा पसीने से भरा हुआ था। वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो सृष्टि के कमरे के सामने से गुजरने लगा, उसे कमरे में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। सामने उसे सृष्टि नज़र नहीं आई, लेकिन वॉशरूम से बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही थी जो अब काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो गई थी। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो हैरान रह गया। सृष्टि वोमिटिंग किए जा रही थी। प्रलय ने जल्दी से आकर उसकी पीठ को सहलाना शुरू किया। सृष्टि का पूरा चेहरा पसीने से भर चुका था और चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें यूनिवर्स? तुम ठीक तो हो ना? सृष्टि ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसे एक बार फिर से वोमिटिंग हो गई। प्रलय ने जल्दी से एक बार फिर से उसकी कमर को सहलाना शुरू कर दिया। जैसे ही सृष्टि की वोमिटिंग खत्म हुई, प्रलय ने अच्छे से उसका मुंह साफ किया और टॉवल से उसके होठों को साफ करने लगा। उसने तुरंत सृष्टि को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर की तरफ आ गया। उसने सृष्टि को बेड पर लेटाया और तुरंत एसी ऑन किया। एसी सृष्टि ने ऑफ कर दिया था। सृष्टि गहरी सांस लेकर बोली, एसी मत ऑन कीजिए, मुझे ठंड लग रही है। प्रलय गुस्से से बोला, अपनी हालत देख रही हो, पसीने से भरी हुई हो और कह रही हो एसी ना ऑन करो। चुपचाप बैठी रहो। ये बोलते हुए उसने सृष्टि पर बड़े ही गुस्से भरी नज़र डाली तो सृष्टि भी एकदम चुप हो गई। प्रलय उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर अपने होठों को गोल कर हवा उसके चेहरे पर छोड़ने लगा। उसे थोड़ा रिलैक्स फील करवाने के बाद प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने कुछ खाया क्या? बताओ मुझे, क्या खाया था तुमने जो तुम्हें इस तरह से वोमिटिंग हुई? सृष्टि थोड़ा नॉर्मल सांस लेते हुए बोली, कॉफ़ी पीने वाली थी, लेकिन जैसे ही एक घूंट पिया अचानक से वोमिटिंग आ गई। बहुत गंदा फील हो रहा था। प्रलय तुरंत बोला, डॉक्टर के पास लेकर चलूं? सृष्टि ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, डॉक्टर के पास जाकर क्या करूंगी? प्रेगनेंसी में वोमिटिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है, पर अभी तो इतना कम टाइम है, ऐसे में इतनी वोमिटिंग, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। प्रलय मुस्कुराया और बेड पर बैठ गया। उसका मन कर रहा था सृष्टि को अपने सीने से लगाकर अपनी गोद में बिठाने का, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, और अगर मैं तुम्हें अच्छा फील करवा दूँ तो? सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रलय तुरंत वहाँ से सामने कैबिनेट की तरफ गया। उसने उस कैबिनेट को खोला। देख सृष्टि हैरान रह गई। उस कैबिनेट में एक छोटा सा फ्रिज लगा हुआ था और उस फ्रिज में कुछ चॉकलेट और कुछ खाने का सामान था। नीचे एक रैक था जिसमें सृष्टि के लिए स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे। साथ ही वाटर बोतल और एक छोटा सा बॉक्स था जो दवाइयों से भरा हुआ था। सृष्टि की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय ने ये रूम खास उसके लिए ही तैयार करवाया हो। प्रलय चॉकलेट लेकर सृष्टि के पास आया और बोला, इससे तो तुम्हें अच्छा फील होगा ना? सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था, लेकिन उस चॉकलेट को देखकर उसे सच में अच्छा लगने लगा था। उसने तुरंत अपना हाथ चॉकलेट की तरफ बढ़ाया तो प्रलय ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रलय मुस्कुरा कर बोला, ये चॉकलेट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, लेकिन इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं मिलेगी यूनिवर्स। सृष्टि हैरानी से बोली, क्यों? प्रलय मुस्कुराया और बोला, चॉकलेट तो तुम्हें ही मिलेगी, लेकिन इसे मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। सृष्टि का चेहरा हल्का लाल होने लगा। प्रलय ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया तो सृष्टि के रोंगटे खड़े होने लगे। वो वहाँ से साइड हटने लगी, लेकिन प्रलय ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे रोक लिया। सृष्टि की पीठ प्रलय के सीने से आकर लग गई थी। सृष्टि गहरी सांस लेते हुए बोली, छोड़िए मुझे डिस्ट्रॉयर। प्रलय भी एकदम इंटेंस वॉइस में बोला, चॉकलेट खिलाने के बाद छोड़ दूंगा। सृष्टि की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। प्रलय ने उसके सामने चॉकलेट का रैपर खोलकर चॉकलेट को उसके होठों से लगाया। सृष्टि के होठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। प्रलय उसकी तरफ देख नहीं सकता था, लेकिन वो उसे महसूस कर सकता था। सृष्टि ने हल्का सा अपने होठों को खोला और उस चॉकलेट को खाने लगी।
वो चॉकलेट उसे नॉर्मल से भी ज़्यादा मीठी लग रही थी। उसने हल्का सा पलटकर प्रलय की तरफ देखा तो प्रलय की नज़र भी उसकी नज़रों से जा टकराई और उसने उस चॉकलेट को अब अपने होठों के करीब कर लिया। वो उस चॉकलेट को खाने लगा तो सृष्टि ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, ये मेरी जूठी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसका हाथ साइड हटाया और उस चॉकलेट को अपने होठों में हल्का सा दबा लिया। सृष्टि उसकी तरफ देख रही थी। प्रलय उस चॉकलेट को अपने होठों में दबाए हुए उसके चेहरे पर झुका तो सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। प्रलय ने उस चॉकलेट को सृष्टि के होठों पर रखा और उसे हल्का हल्का रगड़ने लगा। सृष्टि पूरी तरह से सिहरने लगी। वो चॉकलेट उसके होठों पर मेल्ट होती जा रही थी और जैसे जैसे वो चॉकलेट मेल्ट होती जा रही थी वैसे वैसे प्रलय के होठ उसके होठों के करीब होते जा रहे थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो चॉकलेट पूरी तरह से उसके होठों पर फैल चुकी थी। सृष्टि प्रलय की आंखों में डूबी उसे रोक ही नहीं पाई और प्रलय उसके होठों पर लगी हुई उस चॉकलेट को खाने लगा। सृष्टि ने अपने हाथ उसके सीने पर कस दिए। वो पूरी तरह से उसकी बाहों में झूल रही थी और प्रलय उसके होठों से उस चॉकलेट को बड़े ही मज़े से खा रहा था। लेकिन जब वो चॉकलेट खत्म हो गई तब भी प्रलय हटा नहीं बल्कि सृष्टि को हल्का हल्का किस करने लगा। सृष्टि ने अपनी मुट्ठियां प्रलय के कपड़े पर और भी ज़्यादा कस दी। सृष्टि अचानक से होश में आई और उसने तुरंत प्रलय के चेहरे से अपना चेहरा घुमा लिया। प्रलय ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, क्यों इनकार कर रही हो यूनिवर्स? एक्सेप्ट कर लो ना इस प्यार को। तड़प रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये तड़प शांत कर दो। ये सृष्टि इस प्रलय के लिए ही बनी है। सृष्टि प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, सृष्टि और प्रलय का कोई मिलन नहीं होता। जहाँ प्रलय आ जाए वहाँ सृष्टि का वजूद खत्म हो जाता है। हम दोनों के बीच बहुत सिंपलाई का रिश्ता है और उसके बाद सिर्फ दोस्ती का। प्रलय उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, अभी अभी जो हम दोनों के बीच हुआ वो उन दोनों रिश्तों में से किसी में भी नहीं आता यूनिवर्स। सृष्टि का दिल थक सा रह गया। वो तुरंत प्रलय की गोद से उठने को हुई। प्रलय ने उसे और भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, तुम्हें मुझसे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्स। तुम्हें मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेशक से कहीं भी चली जाओ, तुम्हारा ये डिस्ट्रॉयर तुम तक पहुंच ही जाएगा। पता है क्यों? सृष्टि ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। प्रलय उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए और मेरा पागलपन हो तुम। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ यूनिवर्स। अपना लो ना इस प्यार को, कर लो मुझसे शादी। आई प्रॉमिस, मैं बहुत खुश रखूँगा तुम्हें और हमारे बेबी को भी। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के पेट पर अपना हाथ रखा। जैसे ही प्रलय ने सृष्टि के पेट पर अपना हाथ रखा, सृष्टि को ऐसा लगा जैसे अब तक जो कमी वो महसूस कर रही थी वो पूरी हो गई हो। उसने भी अपना हाथ अपने पेट पर रखा और उसका हाथ प्रलय के हाथ पर ही था। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम, मैं और हमारा ये छोटा सा बेबी, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो जैसे ख्यालों की दुनिया में खोने लगी थी। प्रलय ने मुस्कुराकर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए और वापस उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अचानक ही सृष्टि के सामने ईरा का चेहरा घूमने लगा। जिस तरह से ईरा ने उससे कहा था कि वो प्रलय से प्यार करती है, वो सब बातें एक बार फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। वो प्रलय से तुरंत दूर हट गई। प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। प्रलय के जाने के बाद ईरा सृष्टि के कमरे में आई थी और उसे जान पहचान बढ़ाने के बहाने उसने बताया कि प्रलय से वो बहुत प्यार करती है। और अभी प्रलय की बात सुनकर वही बात अचानक सृष्टि के दिमाग में घूमने लगी थी। क्या प्रलय सृष्टि के दिमाग में चल रहे उथल पुथल को समझते हुए अपने प्यार का एहसास करा पाएगा? क्या प्रलय कभी ये जान पाएगा कि उसके घर में ही उसके और सृष्टि के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश चल रही है? आपको क्या लगता है, सृष्टि जैसी मिडिल क्लास लड़की जो अपनी शादी को किसी भी कीमत पर निभाने के लिए तैयार थी, चूँकि प्रलय के बारे में भी उसे कुछ याद नहीं है, तो क्या इतनी जल्दी प्रलय पर विश्वास कर उसके प्यार को समझते हुए उसे आगे बढ़ जाना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे आने वाले 2 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो उन्हें मिस बिल्कुल मत करिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।